मित्रों, हम सुनने जा रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 3 और अध्याय 21, जिसका शीर्षक है बंबई में स्थिर हुआ। गोखले की बड़ी इच्छा थी कि मैं बंबई में बस जाऊं, वहां बैरिस्टर का धंधा करूं और उनके साथ सार्वजनिक सेवा में हाथ बटाऊं। उस समय सार्वजनिक सेवा का मतलब था कांग्रेस की सेवा। उनके द्वारा स्थापित संस्था का मुख्य कार्य कांग्रेस की व्यवस्था चलाना था। मेरी भी यही इच्छा थी, पर काम मिलने के बारे में मुझे आत्मविश्वास न था। पिछले अनुभवों की यादें भूली नहीं थी। खुशामद करना मुझे विषतुल्य लगता था। इस कारण पहले तो मैं राजकोट में ही रहा। वहाँ मेरे पुराने हितैषी और मुझे विलायत भेजने वाले केवल राम मावजी दवे थे। उन्होंने मुझे 3 मुकदमे सौंपे। 2 अपीलें काठियावाड़ के जुडिशियल असिस्टेंट के सम्मुख थीं और एक इब्तदाई मुकदमा जामनगर में था। ये मुकदमा महत्वपूर्ण था। मैंने इस मुकदमे की जोखिम उठाने से आनाकानी की। इस पर केवल राम बोले, हारेंगे तो हम हारेंगे ना, तुमसे जितना हो सके तुम करो, मैं भी तो तुम्हारे साथ रहूंगा ही ना। इस मुकदमे में मेरे सामने स्वर्गीय समर्थ थे। मैंने तैयारी ठीक की थी। यहाँ के कानून का तो मुझे बहुत ज्ञान नहीं था। केवल राम दवे जी ने मुझे इस विषय में पूरी तरह तैयार कर दिया था। मेरे दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले के मित्र मुझे कहा करते थे कि सर फिरोज शाह मेहता को कानूनी शहादत ज़बानी याद है और यही उनकी सफलता की कुंजी है। मैंने इसे याद रखा था और दक्षिण अफ्रीका जाते समय यहाँ का कानून और उसकी शहादत मैं टीका के साथ पढ़ गया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका का अनुभव तो मुझे था ही। मुकदमे में हम विजयी हुए। इससे मुझमें कुछ विश्वास पैदा हुआ। उक्त 2 अपीलों के बारे में तो मुझे शुरू से ही कोई डर न था। इससे मुझे लगा कि यदि बंबई जाऊं तो वहां भी वकालत करने में कोई दिक्कत न होगी। इस विषय पर आने के पहले थोड़ा अंग्रेज अधिकारियों के अविचार और अज्ञान का अपना अनुभव सुना दूं। जुडिशियल असिस्टेंट कहीं एक जगह टिककर नहीं बैठते थे। उनकी सवारी घूमती रहती थी, आज यहाँ कल वहाँ। जहाँ वे महाशय जाते थे वहाँ वकीलों और मुवक्किलों को भी जाना पड़ता था। वकील का मेहनताना जितना केंद्रीय स्थानों पर होता उससे अधिक बाहर होता था, इसलिए मुवक्किल को सहज ही दुगना खर्च पड़ जाता था। पर जज इसका बिल्कुल विचार न करता था। इस अपील की सुनवाई वेरावल में होने वाली थी। वहाँ उन दिनों बड़े जोर का प्लेग था। मुझे याद है कि रोज के 50 केस होते थे। वहाँ की आबादी 5500 के लगभग थी। गांव प्रायः खाली हो गया था। मैं वहाँ की निर्जन धर्मशाला में टिका था। वह गांव से कुछ दूरी पर थी। पर बेचारा मुवक्किल क्या करता। मुवक्किल यदि गरीब होते तो भगवान ही उनका मालिक था। मेरे नाम वकील मित्रों का तार आया था कि मैं साहब से प्रार्थना करूं कि प्लेग के कारण वे अपना मुकाम बदल लें। प्रार्थना करने पर साहब ने मुझसे पूछा, आपको कुछ डर लगता है? मैंने कहा, सवाल मेरे डरने का नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं अपना प्रबंध कर लूँगा, पर मुवक्किलों का क्या होगा? साहब बोले, प्लेग ने तो हिंदुस्तान में घर कर लिया है, उससे क्या डरना। वेरावल की हवा सुंदर है। साहब गांव से दूर समुद्र के किनारे एक महलनुमा तंबू में जो रहते थे, तो उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह बाहर रहना सीखना चाहिए। इस फिलॉसफी के आगे मेरी क्या चलती। साहब ने सरिश्तेदार से कहा, मिस्टर गांधी की बात को ध्यान में रखिए और अगर वकीलों
तथा मुवक्किलों को बहुत असुविधा होती हो तो मुझे बताइए। इसमें साहब ने तो शुद्ध भाव से अपनी समझ के अनुसार ठीक ही किया, पर उन्हें कंगाल हिंदुस्तान की मुश्किलों का अंदाजा कैसे हो सकता था। वे बेचारे हिंदुस्तान की आवश्यकताओं, भली बुरी आदतों और रीति रिवाजों को क्यों कर समझ सकते थे। जिसे गिन्नियों में गिनती करने की आदत हो, उसे पाइयों में हिसाब लगाने को कहिए तो वो झट से हिसाब कैसे कर सकेगा। अत्यंत शुभ हेतु रखते हुए भी जिस तरह हाथी चींटी के लिए विचार करने में असमर्थ होता है, उसी तरह हाथी की आवश्यकता वाला अंग्रेज चींटी की आवश्यकता वाले भारतीयों के लिए विचार करने का नियम बनाने में असमर्थ ही होगा। अब मूल विषय पर आते हैं। ऊपर बताए अनुसार सफलता मिलने के बाद भी मैं कुछ समय के लिए राजकोट में रहने की ही सोच रहा था। इतने में एक दिन केवलराम मेरे पास आए और बोले, गांधी, तुमको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, तुम्हें तो बंबई ही जाना होगा। लेकिन वहाँ मुझे पूछेगा कौन? क्या मेरा खर्च आप चलाएंगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा खर्च चलाऊंगा। तुम्हें बड़े बैरिस्टर की तरह कभी कभी यहाँ ले आया करूँगा और लिखा पढ़ी वगैरह का काम तुमको वहाँ भेजता रहूँगा। बैरिस्टरों को छोटा बड़ा बनाना तो हम वकीलों का काम है ना। तुमने अपनी योग्यता का प्रमाण तो जामनगर और वेरावल में दे ही दिया है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। तुम सार्वजनिक काम के लिए सिरजे गए हो, तुम्हें हम काठियावाड़ में दफन न होने देंगे। कहो कब रवाना होते हो? नेटाल से मेरे कुछ पैसे आने बाकी हैं, उनके आने पर चला जाऊंगा। पैसे 1-2 हफ्ते में आ गए और मैं बंबई पहुंचा। पेन, गिलबर्ट और सयानी के दफ्तर में चेम्बर यानी एक कमरा किराए पर लिया और मुझे लगा कि अब मैं बंबई में स्थिर हो गया। मित्रों, हम सुन रहे थे सत्य के प्रयोग का भाग 3 और अध्याय 21। इसका अनुवाद किया था श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने।